इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम आयोजित किया गया था। तो विभाग द्वारा आज पटवार एग्जाम के डीवी है वो शुरू हो चुके हैं। तो आज जो जिनका भी डीवी हुआ उनसे बात करके मैं आपको बताने जा रहा हूं अब इस वीडियो में कि आज पहला दिन जो डीवी का था उसमें क्या प्रोसेस रहा, एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं, शुरू से लेकर अंत तक का। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह पटवार एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। यानी कि एक बार डीवी आपके 15 दिसंबर तक हो जाएगा, उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट की भी लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपको पीडीएफ नहीं मिली है दस्तावेज सत्यापन में कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, तो वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, विभाग द्वारा पटवार एग्जाम का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज 8 दिसंबर को 615 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। अब आगे 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक पर डे 1025 कैंडिडेट का डीवी होगा और 15 दिसंबर को 575 कैंडिडेट का डीवी होगा। और 15 दिसंबर को लेकर इंस्ट्रक्शन भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिनका भी डीवी 15 दिसंबर को है वे कैंडिडेट डेली विभाग और बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहे, क्योंकि जरूरी नहीं आपका 15 दिसंबर को हो, आपका पहले भी हो सकता है। अगर पहले वालों का डीवी समय पर कंप्लीट हो गया तो आपको पहले भी बुलाया जा सकता है। इसलिए इन 575 कैंडिडेट को बार बार विभाग बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, आज पहला दिन जो पटवार एग्जाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो उसमें शुरू से लेकर अंत तक का प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि किस तरह से दस्तावेज सत्यापन किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें चेकलिस्ट भी है, वो भी आपको भरनी होती है, लेकिन चेकलिस्ट वही देंगे। ये सभी प्रोसेस में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जब आप एंट्री करते हो तो आगे दीवार पर आपके रोल नंबर होते हैं बोर्ड पे, और उसके सामने ही आपके टीम नंबर लिखी होती है। यानी कि उससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टीम नंबर के पास जाना है। रोल नंबर के साथ टीम नंबर लिखा होता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टीम नंबर के पास जाना है। उसके बाद आपका होता है बायोमेट्रिक, आपका लिया जाता है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको टीम नंबर के पास भेज दिया जाता है। आपके पहले रोल नंबर मैच किए जाते हैं, रोल नंबर मैच हो जाता है और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक के बाद आपको आपकी टीम नंबर के पास भेज दिया जाता है। टीम नंबर में आपके सभी दस्तावेज देखे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फोटोकॉपी सेट सभी दस्तावेजों को 2-2 सेट आपको लेके जानी है, और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म की भी 2 फोटोकॉपी, और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था पटवार एग्जाम का उसकी भी 2 फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी सेट पर आपको अपना सिग्नेचर भी करना है। अब अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि पटवार एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म तो मेरे पास है नहीं, गुम हो गया, मैं कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप एसएसओ आईडी लॉगिन कीजिए। जब आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो वहां पर माई रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर जाइए। आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वो सभी आपके सामने आ जाएंगे, और उसमें पटवार एग्जाम 2025 के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक कीजिए। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर आपको वहां पर लेके जाना है। अगर किसी कैंडिडेट ने स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा है तो वो ऑफलाइन भर के भी अपना डीवी करवा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एसएसओ आईडी से नहीं भरा तो आपका डीवी नहीं होगा, नहीं, आपका डीवी होगा। अगर आपका नाम आया तो आपका डीवी होगा। और अगर आपने एसएसओ आईडी के माध्यम से जो 4, 5, 6 दिसंबर का समय दिया गया था उस समय में अगर आप एसएसओ आईडी से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाइए, विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट डाल रखा है, वो फॉर्म आपको भरना है। और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरएसएसबी बोर्ड के सचिव का नाम का होना चाहिए, और उसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म वहां पर लेके जाना है, और हर पेज के 2-2 फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं। अब सभी दस्तावेज मैं आपको बता देता हूं आपके कौन कौन से चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि अगर किसी कैंडिडेट के दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपके दस्तावेज कंप्लीट हुए या नहीं हुए, आपको वापस आना होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से दस्तावेज वहां आपसे मांगे जा रहे हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ पटवार भर्ती परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की फोटोकॉपी, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका पटवार एग्जाम का है उसकी फोटोकॉपी। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रूटिनी फॉर्म, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व चयन बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयनित तो विस्तृत आवेदन पत्र, सपरिनिरीक्षा पत्र स्क्रूटिनी फॉर्म 2 प्रतियों में अलग अलग भरकर लाना है। विस्तृत आवेदन की फोटो प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी। स्टूडेंट विस्तृत आवेदन का शुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रति की दिशा में 1 प्रति के साथ 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम जो जयपुर भुगतान योग्य हो संलग्न करें। यानी कि अगर आपने ऑनलाइन फिल कर लिया तो कोई बात नहीं, अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको फिर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो RSSB बोर्ड के सचिव का नाम का लगाकर आपको वहाँ पर पहुँचना है। इसके अलावा आपसे शैक्षणिक योग्यता और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी योग्यता है उनके समस्त अंक तालिका और प्रमाण पत्र आपसे लिए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। फोटोकॉपी सेट पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। अब देखो, अगर आपके जैसे कि ग्रेजुएशन में अगर आपके 6 सेमेस्टर थे तो उनको, या 8 सेमेस्टर थे तो आपको सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट और फाइनल की दिखा रहे, नहीं, आपके जितने भी सेमेस्टर उन सभी सेमेस्टर की अंक तालिका दिखानी होगी। और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपने कोर्स कर रखा है उसका भी आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रति या जन्म प्रमाण। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाई करने के लिए 10th क्लास की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट नहीं है, आप अगर जन्म प्रमाण पत्र दिखा रहे हो तो भी काम चल जा रहा है, लेकिन 10th क्लास की मार्कशीट भी तो कंपलसरी है शैक्षणिक योग्यता के लिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। अनुसूचित क्षेत्र का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष, देखो, नॉन TSP वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र और TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब देखो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के, चाहे आप SC के हो, ST के हो, OBC के हो, EWS के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ वो तो जीवन पर्यंत वैलिड है, फिर चाहे आपने 10 साल पहले बनाया हो या 15 साल पहले बनाया हो। लेकिन जाति प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट पर, जाति प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, अनुसूचित जाति यानी SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC कैटेगरी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों का नाम हो, शहरी या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। भर्ती विज्ञापन में उल्लेखानुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 20/1/2022 के अनुसार SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट का आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया होना चाहिए। यानी कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपने जो पटवार एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। और अगर आपका 1 साल पुराना हो चुका है, यानी कि अगर आप EWS कैटेगरी से हो या OBC कैटेगरी से हो या MBC नॉन क्रीमिलियर से हो, OBC नॉन क्रीमिलियर से हो, और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया तो आप शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, वो भी अधिकतम 3 साल तक। SC ST के लिए तो एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। इसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी आप पर लागू हो रहे हैं, जिस कोटे से आपने फॉर्म फिल किया है, चाहे वो परित्यक्ता श्रेणी से किया हो या फिर एक्स सर्विसमैन से किया हो, स्पोर्ट्स पर्सन से किया हो, जिस भी कोटे से किया हो, उस कोटे का आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको उस कोटे का बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ अन्य प्रमाण पत्र इनमें से जो भी लागू हो, यानी कि ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था। जैसे कि 1 नंबर पॉइंट पर लिखा विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित हो। अब देखो, विधवा कैटेगरी से किसी ने फॉर्म फिल किया है तो उन्हें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाना होगा और उसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। उक्त श्रेणी की महिला स्टूडेंट साक्ष्य के रूप में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या पति पत्नी की संयुक्त ID, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या अन्य प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। यानी कि इसके अलावा आपको एक ऐसा भी ID कार्ड दिखाना है, या तो आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दीजिए या फिर कोई भी ऐसा कार्ड जिसमें आप दोनों का नाम एक साथ अंकित हो, जिसमें पति पत्नी होने का उल्लेख भी है, तो वो आप डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त 100 हस्ताक्षरी घोषणा पत्र भी आपसे एक शपथ पत्र भी लिखाया जाएगा, वो भी आपको दिखाना होगा कि आपने वापस से विवाह नहीं किया है या किया है उसके संबंध में। परित्यक्ता महिला के मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिग्री की प्रति उक्त श्रेणी की स्टूडेंट के तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें और यदि पति का कोई संयुक्त ID भी हो तो वो भी संलग्न करें। इस श्रेणी की अभ्यर्थियों द्वारा पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त 100 हस्ताक्षरी घोषणा पत्र भी संलग्न करें। अब PH कैंडिडेट के लिए लिखा हुआ है
कि भर्ती विज्ञापन अनुसार निःशक्तजन के मामले में सक्षम चिकित्सा प्राधिकार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदर्शित निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक निःशक्तता का हो उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए। यानी कि अगर आपने पीएच कैंडिडेट से फॉर्म फिल किया है तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में भर्ती विज्ञप्ति में अंकित अनुसार सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र उनकी फोटोकॉपी सेट। उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। यानी कि अगर आपने खेल कोटे से फॉर्म फिल किया है तो आपका खेल प्रमाण पत्र और एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का होना चाहिए। और भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में सेवानिवृत्ति आदेश और डिस्चार्ज डायरी, एनओसी की प्रति और स्वतः घोषणा पत्र भी दिखाना होगा। इसके अलावा आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र दिखाने हैं, जिनमें से 2 तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त 3 में से 1 तो आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र और 2 आपको अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। हस्तलिपि प्रपत्र में बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रिक्त प्रारूप 2 प्रतियों में हस्तलिपि प्रपत्र में, यानी कि आपको बोर्ड की वेबसाइट पर इसका फॉर्मेट पता है, जहाँ कुछ हिंदी में लिखा होता है, इंग्लिश में लिखा होता है, नीचे खाली जगह होती है, वही आपको वहाँ पर लिखना होता है। विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। अगर आप मैरिड हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। स्टूडेंट सभी शैक्षणिक, जातीय, मूल्यह्रास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें तथा नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी अंतर होने पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर लें। यानी कि आपको सभी शैक्षणिक योग्यता दिखानी होगी, जाति जो भी है उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा, मूल्यह्रास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अगर आपने पीएच कैंडिडेट है तो उसका प्रमाण पत्र दिखाना होगा या फिर अन्य प्रमाण पत्र का अवलोकन करें। अगर आपके किसी भी प्रमाण पत्र में नाम में कोई भी त्रुटि है तो आपको उसका शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। स्वयं का फोटो पहचान पत्र व 2 पासपोर्ट साइज के नवीनतम फोटो अवश्य लेकर जाएं। इसके अलावा एक आपको फोटो आईडी कार्ड लेके जाना है और उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज के नए फोटो आपको लेके जाने। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के स्वयं द्वारा प्रमाणित 2 सेट लेकर जाएं। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, सभी आपको फोटोकॉपी के सेट 2-2 लेके जाने। स्टूडेंट उपयुक्त दिशा निर्देश भर्ती विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन में संलग्न और मूल दस्तावेज के साथ व्यक्ति निर्धारित समयावधि नियत स्थान पर उपस्थित है। यानी कि आपकी जो डेट दे रखी है उस डेट में आपको उपस्थित हो जाना। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डीवी में सभी दस्तावेज सही है या नहीं। अब देखो, आपको वो चेकलिस्ट देते हैं, अगर आपका सभी दस्तावेज सही है तो वो आपसे चेकलिस्ट पर साइन करवाते हैं, अन्यथा वो नहीं करवाएंगे। अगर आपके कोई भी दस्तावेज में कमी पाई जाती है और अगर आप उसी दिन, यानी कि जिस दिन में आपका डीवी हो रहा है उसी दिन अगर आप उन्हें दिखा सकते हैं कि जो भी दस्तावेज में कमी पाई गई है वो मैं आज के आज दिखा सकता हूं, तो उस दिन आप इवनिंग तक कभी भी दिखा सकते हैं। अन्यथा फिर आपको वो एक डेट समय दे देंगे, उस डेट और समय पर आपको आना होगा। एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट को लेकर जब भी एक बार डीवी होगा उससे पहले नहीं आएगी। देखो, एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी तो 15 दिसंबर के बाद एक बार कभी भी आएगी और वो जब भी आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चेकलिस्ट आपको अभी स्क्रीन पर जो आपको ये चेकलिस्ट दिखाई दे रही है, ये चेकलिस्ट आपको वो ही देंगे और उन्हीं के सामने आपको भरनी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है पटवार परीक्षा के। यहाँ आपको अपने रोल नंबर लिखने होते हैं, यहाँ टीम संख्या लिखनी होती है कि आपकी टीम कौन सी है। फिर यहाँ पर एक होता है ऑप्शन जाँच विवरण का और दूसरा प्रमाणित है अथवा नहीं है तो कारण अंकित करना होगा। जैसे सूचीबद्ध स्टूडेंट का नाम यहाँ लिखा होना चाहिए, फिर हाँ कर देना, पिता का नाम लिखना, हाँ कर देना, जन्म दिनांक 10वीं अंक तालिका प्रमाण पत्र के अनुसार है तो वो लिखनी है, अगर नहीं है तो उसका कारण भी बताना होगा, अगर हाँ है तो ठीक है। क्या आयु की पात्रता है, हाँ या नहीं, जो भी लागू हो रही है। दिनांक 1/1/2026 को क्या आयु में छूट ली गई है तो उसका विवरण है, अगर आयु में छूट ली गई है तो उसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा और आयु में छूट नहीं ली गई तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपकी शैक्षणिक योग्यता में अंक तालिका प्रमाण पत्रों के अनुसार आपको यहाँ लिखना होता है और वो हाँ, और नियमानुसार वांछित प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर आपको हाँ या नहीं लिखना। अगर आपने कोई नहीं दिया है तो वो क्यों नहीं दिया है प्रमाण पत्र, उसका कारण बताना होगा। पहचान पत्र आईडी प्रूफ दिया है तो हाँ, नहीं तो नहीं। कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स किया, जो आपने प्रमाण पत्र दिया उसका नाम लिखना है और हाँ, अगर आपने नहीं दिया है तो उसका कारण बताना होगा। अब जिस पर विधवा या परित्यक्ता श्रेणी का प्रमाण पत्र लागू हो रहा है तो उन्होंने अगर दिया है तो हाँ, नहीं दिया है तो कारण बताना होगा। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक से जिसने फॉर्म फिल किया है तो आवेदक का भूतपूर्व सैनिक के कारण चयन हुआ है तो हाँ, अगर नहीं, यदि हाँ तो आवेदक को भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण भी संलग्न करना होगा, नहीं तो कुछ नहीं। आवेदक का उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का कारण चयन, अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे से चयन हुआ तो उसका भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो फिर नहीं पे टिक। आवेदक का निःशक्त होने के कारण चयन हुआ
अब आवेदक का अगर पीएच कैंडिडेट से चयन हुआ है तो हाँ। आवेदक का चयन अनुसूचित क्षेत्र में हुआ, हाँ या नहीं? अगर हाँ है तो टीएसपी में प्रमाण पत्र संलग्न करें। आवेदक का बायोमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ? हाँ। अब बायोमेट्रिक हुआ तो बायोमेट्रिक रिपोर्टकर्ता के हस्ताक्षर, उनका नाम और रिपोर्टकर्ता का जो पद है वो कौन सा है वो लिखना होता है। इसके अलावा मूल दस्तावेज जो कि संलग्न किए जाने नियुक्ति अधिकारी जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाना है। वांछित शपथ पत्र जैसे धूम्रपान संबंधी संलग्न है या नहीं वो टिक करना होता है। दहेज संबंधी जो लागू हो रहा हुआ है या नहीं वो टिक करना। अटेस्टेशन फॉर्म जिला कलेक्टर द्वारा भरवाया जाएगा। 2 पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटोग्राफी, हाँ अगर आपने दी है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखने होते हैं। आवेदक 1 जनवरी 2026 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ है। 2022 से लेकर 2025 तक में पटवार भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाती है। उसके बाद यहाँ डेट और जमाकर्ता का नाम और सिग्नेचर करवाए जाते हैं। यानी कि अगर सभी डॉक्यूमेंट आपने दिखाए हैं, सभी सही है, आपको फिर से नहीं बुलाया जाएगा तो इस चेकलिस्ट पर आपसे साइन करवाए जाएंगे, अन्यथा फिर आपसे साइन नहीं करवाए जाएंगे। आपको डेट दी जाएगी, उस डेट पर आपको आना होगा। अगर जिस डेट में आपका डीवी है आप अगर उसी डेट में वो दस्तावेज दिखा सकते हो तो आप इवनिंग तक कभी भी दिखा सकते हो, अन्यथा फिर आपको वापस से डेट दी जाएगी, उस डेट पर आपको आना होगा। तो इससे अच्छा मैंने आपको पहले भी कहा है, बहुत बार कहा, अलग अलग भर्तियों के डीवी के बारे में बताता हूँ, तब भी मैं बोलता हूँ कि जब हमें इस तरह से लगे कि ये दस्तावेज लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए, उस कंडीशन पर हमें वो दस्तावेज लेके चले जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ 1-2 दस्तावेज ज़्यादा हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 1-2 दस्तावेज कम हो जाएगा तो उससे फ़र्क पड़ेगा, फिर हमें वापस बुलाया जाएगा, फिर हमें वापस आना होगा। इससे बेटर यही है कि जब हमें डाउट हो रहा हो तो उस कंडीशन पर हमें वो दस्तावेज लेके चले जाना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो अभी मैंने आपको दस्तावेज की लिस्ट दिखाई है वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।